सरकार जिन बात का जिक्र करती है कि हमने तो एमएसपी जब से आए हैं 1.5 गुना बढ़ा दिया है, तो हमें लगता है उसका सच भी देख लीजिए और यह भी समझिए कि असल में स्थिति इस देश के भीतर में है क्या। शुरुआत एमएसपी से। जो पैडी फसल होती है, जिसको हम लोग कहते हैं चावल, उसकी एमएसपी जिस वक्त मोदी सरकार सत्ता में आई थी 1360 रुपए था। बहुत अच्छी बात है। वह बढ़कर आज की तारीख में 1868 हो गया। सरकार कहेगी हमने बढ़ा दिया, कागज पे नजर आ रहा है 1360 से 1868 हो गया। जो गेहूं था वो 1120 यानी 1120 रुपए में 14-15 में था समर्थन मूल्य, वो आज बढ़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए हो गया। सरकार कहेगी बढ़ गया। सवाल यह है कि सरकार एमएसपी पे जो अनाज खरीदती है उसके लिए भी एक बजट होता होगा। वह बजट का पैसा वह एफसीआई को देती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को देती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिए जाने वाला बजट बढ़ता नहीं है, लेकिन एमएसपी बढ़ती चली जा रही है। तो किन किसानों को कितना लाभ इस देश में हो रहा है, यह पहला सवाल है। यानी आपने 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाई जरूर, लेकिन वह कागजों में बढ़ाई। उस एमएसपी की कीमत इस देश के किसानों को नहीं मिल पाती, और जितनों को मिलती थी वह भी धीरे 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 किसानों की संख्या कम होती जा रही है। क्योंकि आप जो पैसा एलोकेट करते हैं, जिस एलोकेशन को हम लोग कहते हैं फूड सब्सिडी एलोकेशन, वह एलोकेशन में कोई इजाफा बीते 5-6 बरस में क्यों नहीं हो पाता है। और जब उतने ही पैसे में है तो एमएसपी आप 1975 रुपए रखिए या 5000 कर दीजिए। आप कहिए इतना बढ़ा दिया, लेकिन उसकी खरीद तो होनी चाहिए, तो खरीद नहीं हो रही है क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। और बजट की लिमिटेशंस ये रही है 2014-15 से लेकर 2020 तक का अगर आप एवरेज निकालिएगा तो वो लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए आएगा। 1,80,000 करोड़ में सबसे ज्यादा इस कोविड के दौर में, जब सरकार ने सबसे ज्यादा अनाज बांटने की प्रक्रिया में भी आई कि हम लगभग 80 करोड़ लोगों को अनाज देंगे, तो जाहिर है उसने एमएसपी पर लिया हो या एफसीआई के जरिए जो गोडाउन्स में रखा हो उसी को बांटा है। वह भी आंकड़ा 2,33,000 करोड़ का ही जाता है। यानी इस देश के भीतर में सरकार के पास बजट उतना ही रहता है, लेकिन एमएसपी आप बढ़ाते चले जाते हैं। इसीलिए आज की तारीख में अगर आप इस देश में एवरेज निकालिएगा कि चावल बाजार में कैसे खरीदा जा रहा है, तो वही 1100 रुपए से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा प्रति क्विंटल। 1100 रुपए एमएसपी कब था? ये सन 2009-10 में था। इसी तरीके से जो गेहूं है वह भी आपको कितना खरीदा जा रहा है, उसकी कीमत भी आपको 1100 से ज्यादा नहीं मिलेगी। कहीं 1000 है, कहीं 1200 मिल जाएगा, लेकिन वह भी कब था? वह भी उसी पीरियड में था जब आप और पहले चले जाएंगे। मैक्सिमम आपको बता रहे हैं कि बाजरा जो 2150 रुपए है, वह भी बाजार में जो बाजरा बेचना पड़ रहा है किसानों को, वह भी 800 रुपए से ज्यादा बिक नहीं रहा है। लेकिन 800 रुपए एमएसपी कब थी? 2012-13 में थी। तो एमएसपी बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, और एमएसपी का हम हस्ताक्षर कर देते हैं। सरकार को समझना होगा ये झूठ फरेब नहीं चलना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आपके पास उतना बजट उस रूप में नहीं है, तो आप एफसीआई को पैसा नहीं दे पाए तो वो एमएसपी पे कैसे लेगी, ये एक पहला सवाल है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो भी जुड़ जाता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के साथ, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। और ये वारे न्यारे कोई ऐसे वैसे नहीं होते। हमको लगता है कि इसको जरा समझना चाहिए, और आज़ादी के बाद से हमको लगता है इन बातों को समझें उससे पहले जिसके वारे न्यारे होते हैं। यह देखिए, जैसे जो सिर्फ बीज बेचते हैं, बीज बेचने में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी 2014-15 हम ले रहे हैं, उस समय इस देश के भीतर में बीज का जो मार्केट था वो तकरीबन 20,000 करोड़ था। 2017 में यह बढ़कर 26,000 करोड़ हो गया, 2019 में बढ़कर ये 35,000 करोड़ हो गया, और आज की तारीख में 40,000 करोड़ का मार्केट है। और सीड से जुड़ी हुई बहुत कंपनियां हैं, हम कंपनियों का भी जिक्र भी करेंगे। इसी तरीके से फर्टिलाइजर आई है। पिछले साल फर्टिलाइजर का जो मार्केट साइज नजर में आया वो लगभग 6,25,000 करोड़, ये फर्टिलाइजर का मार्केट है। हमने इससे पहले आपको क्या बताया? जो एमएसपी की कीमत है, अगर उस पे अनाज खरीदा जाए, जो सरकार नहीं नानुकुर कर रही है, वह भी ज्यादा से ज्यादा बैठता है तो 2 लाख करोड़ बैठता है। अगर आप 23 फसल को एमएसपी में खरीदने लगे और सारी फसल खरीदने लगे, तब वो कीमत पहुंचती है लगभग 15 लाख करोड़।
लेकिन यहां तो गेहूं चावल भी दूर की गोटी हो गई। और मान लीजिए अगर आप सब खरीदने ही लगे तो भी 15 ही लाख करोड़ हुआ ना। तो उस एवरेज में आइए, फर्टिलाइजर का मार्केट 6.25 लाख करोड़, सीड का मार्केट 40,000 करोड़, जो कृषि उपकरण है, जो सिर्फ इसमें ट्रैक्टर माइनस कर दीजिए, यह लगभग भारत के भीतर में 80,000 करोड़ का सिर्फ कृषि उपकरण का मार्केट है, जिसमें थ्रेशर है, सीड ड्रिल है, कल्टीवेटर है, एक्सिस है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। इसका मतलब अगला ये निकला कि अगर इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में कोई भी कमा सकता है, तो मार्केट साइज सिर्फ एग्रीकल्चर को लेकर कितना होगा। भारत के भीतर में 2018 का डाटा बताता है कि 20 लाख करोड़ का मार्केट साइज सिर्फ एग्रीकल्चर का। 2019 में भी लगभग इतना है, 2020 में, यानी 20 लाख करोड़ एक एवरेज है कि इतना बड़ा मार्केट साइज है। इसमें से जो लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं माल, वह अगर एवरेज निकालिएगा तो वो तकरीबन आज की तारीख में लगभग 2.25 लाख करोड़, यानी 2,70,75,000 करोड़ रुपए ये कुल एवज में बैठते हैं, जिसको 2022 तक सरकार मानकर चल रही है ये 4.5 लाख करोड़ तक हम ले जाएंगे एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट से जुड़ गए उनके भी वारे न्यारे हो गए। और अगर इस स्थिति में तमाम कंपनियां आती जा रही है, तो हम आपको 2-3 कंपनियों का सिर्फ नाम लेते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे। जैसे एक आप गोदरेज एग्रोवेट कंपनी लीजिए। ये क्या करती है? ये एनिमल फूड जो है, एनिमल फीड उसको खिलाती है, क्रॉप प्रोडक्शन करती है, ऑयल पाम जो है उसके लिए मार्केटिंग करती है, डेयरी एंड पोल्ट्री है, प्रोसेसिंग फूड ये बनाती है। इसी तरह एक दूसरी कंपनी है रैलिस इंडिया, ये क्रॉप केयर कंपनी है। लगभग 2,300 डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके देश भर में है, 40,000 रिटेल्स दुकानें हैं इसकी देश भर में, लगभग 80% डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है। इसी तरह ब्रिटेनिया का आइए, ये ब्रिटेनिया उस फील्ड की माहिर कंपनी है जो बिस्कुट, ब्रेड, केक, रस्क, चीज़, बेवरेज, मिल्क, योगर्ट ये सब बनाती है, और ये टॉप मोस्ट है दुनिया में, और उसका भी नेटवर्थ करोड़ों में है। इसका मतलब ये है कि इस देश में किसान को कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सबके लिए चीजें, मार्केट काम तय कर रहा है, उनके लिए अनुकूल है क्योंकि उनके पास पूंजी है। किसान के पास तो पूंजी है नहीं। ये अगला सवाल हो गया। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में वाकई आज़ादी के बाद से सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। इस सच को समझिए, भारत में जो नेशनल इनकम थी एग्रीकल्चर के जरिए 1950 में, वो लगभग 50% थी। वो आज की तारीख में घटते घटते लगभग 14-15% पर आकर टिक गई, ये जो नेशनल इनकम है। लेकिन इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कितनी बड़ी तादाद में लोग थे? 1950 में चले जाइएगा 82%। 21वीं सदी जब शुरू हो रही थी सन 2000 में आइए 72%। यानी 1950 से 50 साल में तकरीबन 10% कम हुए एग्रीकल्चर पर टिके हुए लोग। लेकिन इसी एग्रीकल्चर पर टिके हुए आज की तादाद में लगभग 69% लोग हैं। अब आप सोचिए 1950 में जीडीपी में हमारा योगदान एग्रीकल्चर का था लगभग 54%, आज है 16%, सन 2000 में था 24%। लगातार जीडीपी कम हो रही है। जीडीपी कम हो रही है क्योंकि जीडीपी को जोड़ा जा रहा है फसल के साथ। जीडीपी को इससे नहीं जोड़ा जा रहा है जो इंडस्ट्री चल रही है, उस इंडस्ट्री को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, इसीलिए ये नीचे आपको नजर आ रही है। और जो इसका ग्रोथ है, अब आप सोचिए 1950 में 1.25% ग्रोथ था एग्रीकल्चर। आज की तारीख में क्या है? पिछले साल का ग्रोथ 2.8% है। यानी 1.25 से हम इतने सालों 70 बरस के बाद पहुंचे कहां पर हैं? 2.8% पे। यह एक स्थिति इस देश के भीतर की है। इसका अगला सवाल यह है कि इस देश में कितने लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे और वहां पर कितने लोग मजदूरी से जुड़े